हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्न विद देवी। सेशन स्टार्ट करेंगे और आज की क्लास में भारतीय कला संस्कृति का नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, स्थापत्य कला। कल हमने मूर्ति कला को डिस्कस किया था, ठीक है। आज डिटेल में डिस्कस करेंगे स्थापत्य कला। चलिए, सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके अलावा जीएस के में भी यहाँ से आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको सुपर टेट से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स विद थ्योरी और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करा रही हूँ। चैनल में प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। शिक्षण कौशल, इसके अलावा जीवन कौशल और साइंस, जो कि आपके सुपर टेट में 10-10 नंबर के टॉपिक पूछे जाएंगे। प्लेलिस्ट चैनल पे अपडेट है, वहां से आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे। स्थापत्य कला क्या है? स्थापत्य कला होती है भवन निर्माण की कला। स्थापत्य कला क्या है? भवन निर्माण की कला है। सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता से आधुनिक भारत की ओर, प्राचीन भारत से आधुनिक भारत की ओर, जिस तरीके से कल डिटेल में डिस्कस किया था उसी तरीके से आज इसको डिस्कस करेंगे। कॉपी पेन उठा लीजिए, नोट करते चलिए। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3500 से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इमारतें सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी होती थी? पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? स्नानागार। मोस्ट इंपोर्टेंट, स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। घर कैसे? पत्थर के और लकड़ी के बने होते थे। मोहनजोदड़ो से मिली मातृ देवी नाचती लड़की की धातु की मूर्ति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो लड़की की नाचती हुई मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। कैसी थी? नाचती हुई मूर्ति थी, ठीक है। किसकी बनी हुई थी? धातु की बनी हुई थी। इत्यादि मूर्ति किसके उदाहरण है? मोहनजोदड़ो के उदाहरण है। मौर्य काल की स्थापत्य कला, इस काल में कई शहरों का निर्माण हुआ और इस काल के स्मारक एवं स्तंभों को भारतीय कला के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जाता है। इस काल की स्थापत्य कला में लकड़ी का सबसे अधिक प्रयोग हुआ था। देखिए, मौर्य काल की स्थापत्य कला में किस चीज़ का? लकड़ी का सबसे अधिक प्रयोग इसमें मौर्योत्तर काल में किया गया। अशोक के समय से भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। किसके समय से? अशोक के समय से भवन निर्माण में किसका? पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। अशोक ने ही श्रीनगर कश्मीर में और ललित पाटन नेपाल नामक नगरों की स्थापना की थी। अशोक ने अपने राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक के समय से ही भारत में बौद्ध स्थापत्य शैली की शुरुआत हुई थी। ये पॉइंट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्ध स्थापत्य शैली की शुरुआत किसके समय से हुई थी? अशोक के समय में बौद्ध स्थापत्य शैली की शुरुआत हुई थी। स्थापत्य की दृष्टि से सांची के स्तूप, भरहुत, बोधगया, अमरावती और नागार्जुन के स्तूप सबसे अधिक प्रिय हैं। मौर्यकालीन स्थापत्य कला व वास्तुकला पर ग्रीक और फारसी और मिस्र संस्कृति का प्रभाव सबसे अधिक दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला व वास्तुकला पर किसके? ग्रीस, फारसी और मिस्र संस्कृति का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट आती है गुप्तकालीन स्थापत्य कला। इस काल को स्वर्ण का युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल के दौरान स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं कि किस काल में स्थापत्य कला, जी या कला किसके चरमोत्कर्ष थी? गुप्तकालीन स्थापत्य कला के गुप्त काल के समय में स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर थी। और इसी काल को स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों का निर्माण कैसे होता था? यहाँ पर ऊंचे चबूतरों पर पत्थर और ईंटों से किया जाता था, ठीक है। तो मंदिरों का निर्माण आपको याद रखना है कि किस तरीके से किया जाता था। ऊंचे चबूतरे किसकी विशेषता है? विशेषता आपसे पूछ सकते हैं। स्थापत्य कला दे दी जाएंगे आपको। गुप्त काल की स्थापत्य कला की विशेषता, मौर्यकालीन की, सिंधु घाटी की और विशेषताओं से आपका मिलान करने के लिए क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो जितने भी यहाँ पर ये आपको बताए जा रहे हैं काल, तो सभी की विशेषताएं आपको ध्यान से याद करनी है। ऊंचे चबूतर और पत्थरों व ईंटों पर मंदिरों का निर्माण किया जाता था। गुप्तकालीन मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर कौन सा है? देवगढ़। कहाँ पर है? झांसी के पास है। और भीतरगांव कहाँ पर है? कानपुर में है। तो ये गुप्तकालीन मंदिर जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मंदिर है स्थापत्य कला की। अधिकांश मूर्तियां हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थी। किसमें? गुप्त काल में। गुप्त काल में अधिकांश मूर्तियां किससे संबंधित थी? हिंदू देवी देवताओं से संबंधित थी। नेक्स्ट आता है चोल काल। चोल काल द्रविड़ शैली को विकसित किया था। द्रविड़ शैली किस काल में विकसित हुई? चोल काल में विकसित हुई। रामराज प्रथम द्वारा बनाया गया तंजौर का शिव मंदिर। पूछा जाता है कि तंजौर का मंदिर जो है वो किस भगवान का है? शिव मंदिर। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसके द्वारा बनवाया गया? राजा राज प्रथम के द्वारा। और इस मंदिर को राजराजेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिरों के अहाते में गोपुरम नामक विशाल प्रवेश द्वार का निर्माण होने लगा। चोल कांस्य मूर्ति में नटराज की मूर्ति सर्वोपरि थी। नटराज की मूर्ति किसके काल में थी? चोल काल में थी।
किस शैली में विकसित थी? द्रविड़ शैली में विकसित थी। किस चीज़ की बनी हुई थी? कांस्य की बनी हुई थी। तो ये पॉइंट आपको नटराज की मूर्ति से संबंधित यहाँ पर याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है सल्तनत कालीन स्थापत्य व वास्तुकला। भारतीय स्थापत्य कला के क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ था वह शैली भारतीय और इस्लामी शैलियों का मिश्रण थी, इसीलिए इस शैली को इंडो इस्लामिक शैली कहा गया। इंडो इस्लामिक शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं? इनमें किला, मकबरा, महल, मस्जिदें, ऊंची मीनारों का प्रयोग किया जाने लगा। मंदिरों को तोड़ करके बनी मस्जिद, जो मंदिर तोड़े गए थे उन्हीं के मलबे पर मस्जिद बनाई जाती थी और उन मस्जिद में नए ढंग से पूजा घर का निर्माण किया गया था। स्मरणों और मकबरों के निर्माण की परंपरा शुरू हुई। जो सूफी होते थे, हाजी होते थे, उनके स्मरण में मकबरों के निर्माण की परंपरा शुरू हुई। इमारतों में गुंबद का प्रयोग किया जाने लगा। तो सल्तनत काल में क्या होता था? जो इमारत बनाई जाती थी उसमें गुंबद बनाई जाती थी। इमारतों में फूल पत्तियों, ज्यामिति और कुरान की आयतें खुदवाई जाती थी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस काल से शुरू हुई थी? कुरान की आयतें खुदवाई गई मंदिरों पर और ज्यामिति का प्रयोग किया जाने लगा था, फूल पत्तियों का। तो ये सल्तनत कालीन जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें ये चीज़ें शुरू हो गई थी। नेक्स्ट आता है मुगल कालीन स्थापत्य कला। मुगल कालीन स्थापत्य कला भारतीय इस्लामिक शैली का इससे विकास हुआ था और इस काल में वास्तुकला के क्षेत्र में पहली बार आकार और डिज़ाइन की विविधता का प्रयोग किया गया। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इस काल में क्या कहा जा रहा है कि वास्तुकला के क्षेत्र में पहली बार आकार का और डिज़ाइनों का विविधता का प्रयोग किसमें किया गया था? मुगल कालीन स्थापत्य कला में किया गया था, गुप्त कालीन में किया गया था, मौर्य में किया गया था। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए कि मुगल कालीन स्थापत्य कला में पहली बार आकार और डिज़ाइन की विविधता का प्रयोग किया जाने लगा। निर्माण की सामग्री के रूप में पत्थर का प्रयोग किया जाने लगा। संगमरमर पर जवाहरात से की गई सजावट का प्रयोग इस काल की विशेषताएं थी। 6वीं शताब्दी तक उत्तर दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुशैली लगभग एक समान थी। 6वीं शताब्दी के बाद प्रत्येक क्षेत्र का भिन्न दिशाओं में विकास होने लगा। देखिए 6वीं शताब्दी तक क्या था? उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो मंदिर वास्तुकला थी वो लगभग एक जैसी थी, एक जैसी दिखती थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जब 6वीं शताब्दी के बाद में प्रत्येक क्षेत्र की जो विभिन्न दिशाओं में जो विकास हुआ था वो भिन्न भिन्न था और यहाँ पर अलग अलग शैलियाँ देखने को मिली, जिनमें प्रमुख थी नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में बनते हैं। नागर शैली शब्द का नागर से बना है। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण ही इस शैली को नागर शैली कहा गया था। मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो कि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। ठीक है, तो नागर शैली किसकी है? मंदिरों की स्थापत्य शैली है। कहाँ तक फैली है? हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में ये फैली हुई है। नगर शैली की पहचान कैसी है? इस मंदिर की जो छतें होती हैं वे कैसी होती है? समतल छत से, इस तरीके से जो इनके मंदिर बनते थे वो समतल छत से फिर ऊपर को उठती हुई शिखर की प्रधानता इसमें पाई जाती थी। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते थे और ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में होते थे। तो यहाँ पर आपको देखिए जो चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है नागर शैली की पहचान की क्या विशेषता है? इसकी छतें कैसी होती थी? समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता थी। और नगर शैली के मंदिर की आधारशिला कैसी थी? शिखर से चतुष्कोणीय होते थे। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बटे होते थे और इस शैली से बने मंदिरों में ओडिशा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय इनको कहा जाता था। ठीक है, किस शैली को? नागर शैली के मंदिरों को उड़ीसा में क्या कहा जाता था? कलिंग कहा जाता था। गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्र में इनको पर्वतीय कहा गया। नेक्स्ट आती है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली, इस शैली के मंदिर जो होते थे कैसे होते थे? बहुमंजिला होते थे। ये कई मंजिलों में बनाए जाते थे। ये मंदिर गोपुरम, वर्गाकार, पिरामिड नुमा, शिखर, मंडप, अष्टकोण मंदिर संरचना इनमें शामिल थी। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया। द्रविड़ शैली को किसने जन्म दिया? चौल में शैली विकसित हुई थी और पल्लवों ने इसको जन्म दिया था, विकसित किया था यानी कि शैली को। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया था। ठीक है, तो देखिए किस काल में? चोल काल में हुआ था। द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत पूर्व सूची में शामिल है। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही नायक शैली का विकास हुआ और जिसके उदाहरण है मीनाक्षी का मुद्रे मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लगा लीजिए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है और किस शैली का है? द्रविड़ शैली में ये मंदिर है। और मीनाक्षी शैली मंदिर कहाँ पर है? मदुरै में है। रंगनाथ मंदिर तमिलनाडु में है। रामेश्वरम मंदिर ये कहाँ पर है? ये सभी मंदिर जो है आपके द्रविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसर शैली की।
बेसर शैली नागर और द्रविड़ शैली के मिले जुले रूप को बेसर शैली कहा जाता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि नागर और द्रविड़ शैली का मिला जुला रूप कैसा है, जैसे नागर में बनते थे और जैसे कि द्रविड़ में मंदिर बनते थे, उन्हीं को मिलाकर के बेसर शैली के मंदिर बनाए गए थे। इस शैली के मंदिर कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। चालुक्य शैली किसको? बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, मंदिरों का आकार कैसा होता था? आकार में ये शिखर तक गोलाकार यानी कि वृत्ताकार होते थे या अर्ध गोलाकार होते थे? तो मंदिरों का आकार कैसा होता था? शिखर तक ये गोलाकार होते थे या इनका अर्ध गोलाकार आकार होता था। बेसर शैली का उदाहरण है वृंदावन का वैष्णव मंदिर, जिसमें गोपुरम बनाया गया है, और इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और बुंदेलखंड का स्थापत्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सो फ्रेंड, ये था हमारा स्थापत्य कला, भारतीय कला और संस्कृति का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, प्लीज़ डू लाइक। आपके एक लाइक से देखिए मोटिवेट मिलता है। इसी तरीके से वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर आपके लिए अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। सुपर टेट का कंप्लीट कोर्स आपको थ्योरी और क्वेश्चन आंसर में यहाँ पर कराऊंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। तैयारी करते रहिए।